अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है दीन डॉक्स पर। आज बात होगी ज़कात के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। और वाकई एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। बिल्कुल। तो इस तारुफी जुमले के बाद मैं बताती चलूं कि आज हमारे सामने जो रिसर्च और नोट्स मौजूद हैं वो एक इंतहाई जमा दस्तावेज है जिसका नाम है ज़कात एसेंशियल्स। आज का हमारा मकसद ज़कात के बुनियादी उसूलों को इस तरह समझना है जैसे जैसे किसी बिल्कुल नए शख्स को समझाया जा रहा हो। जी बिल्कुल। और हम एक उस्ताद की तरह इस मौजू की तहें फैलेंगे। आप तसव्वुर करें कि हमारे सामने एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है और हम इस पूरे निज़ाम को विजुअलाइज कर रहे हैं। चलें, अब इसको तफसील से खोलते हैं। बहुत खूब। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ज़कात का लफ्ज़ सुनते ही लोग अक्सर कैलकुलेटर और नंबर्स के बारे में सोचने लगते हैं। हिसाब किताब। जी, हिसाब किताब। लेकिन ये महज चंद अदाद शुमार का नाम नहीं है। ये एक मुकम्मल और बहुत ही खूबसूरत माशी निज़ाम है। आज के सेशन में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है, बल्कि क्यों करना है उस पर भी बात होगी। ये क्यों वाला पहलू बहुत अहम है। अगर हम अपनी दस्तावेज के पहले हिस्से पर नजर डालें तो ज़कात को इस्लाम के तीसरे सबसे अहम स्तून के तौर पर बयान किया गया है। जी, तीसरा स्तून। अगर हम एक इमारत का तसव्वुर करें जो 5 स्तूनों पर खड़ी है तो ये एक ऐसा दरमियानी स्तून है जो पूरे मुआशरे का बोझ उठाए हुए है। ये कोई आम टैक्स नहीं है जिससे हम बचने के बहाने तलाश करें। ये माल को और इंसान को अंदर से पाक करने का एक इलाही जरिया है। आपने माल को पाक करने की बात की और यही असल मकसद है। यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है साहिबे निसाब। इसका मतलब ये है कि जब खालिक ने आपको एक खास हद तक दौलत दे दी तो उसमें मुस्तहिकीन का हक शामिल हो गया। यानी वो आपका पैसा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा, वो हकदारों का हिस्सा है। और अगर कोई ये हक अदा नहीं करता तो सही बुखारी की हदीस नंबर 1403 बड़ी वाज़ेह है। इसके मुताबिक जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता आखिरत में उसे सख्त सज़ा मिलेगी। वो सांप वाली हदीस? जी, उसका रोका हुआ माल जिससे वो दुनिया में इतनी मोहब्बत करता था वो एक जहरीले सांप की शक्ल में उसके लिए अजाब बन जाएगा। ये आदादो शुमार सिर्फ खुश्क हकायक नहीं है, ये सीधा हमारे अंजाम से जुड़े हुए हैं। बाप रे, ये मंजर कशी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये हमें बताती है कि ये मामला कितना संगीन है। लेकिन एक आम सवाल जो जहन में आता है कि आखिर ज़कात कब फर्ज होती है? वक्त का तयन। जी, वक्त। निसाब का तसव्वुर क्या है? मेरी समझ के मुताबिक ये वो कम अज कम हद है जिस पर पहुंचकर ज़कात वाजिब हो जाती है, और इस पर एक साल गुजरना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और इस एक इस्लामी साल को जो चांद के हिसाब से होता है उसे हौल कहते हैं। अब जरा इसको तसव्वुराती अंदाज में देखते हैं। फर्ज करें मैं ब्लैक बोर्ड पर 2 दायरे बना रहा हूँ। ठीक है। एक दायरा सोने का है और दूसरा चांदी का। ठोस आदाद शुमार की बात करें तो सोने का निसाब 87.48 ग्राम है, जो कि तकरीबन 7.5 तोला बनता है। जी, 7.5 तोला सोना। और चांदी का निसाब 612.36 ग्राम है, यानी तकरीबन 52.5 तोला चांदी। लेकिन आज के दौर में सोने और चांदी की कीमतों में तो जमीन आसमान का फर्क है। आज के दौर में उलमा किराम का क्या मशवरा है, कौन सा निसाब फॉलो किया जाए? देखिए, उलमा किराम मजबूती से चांदी के निसाब को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी है। वो कैसे? क्योंकि चांदी सस्ती है। जब चांदी का निसाब लागू होता है तो उसकी मालियत कम बनती है, जिसकी वजह से मुआशरे के बहुत से दरमियानी आमदनी वाले लोग भी साहिब निसाब के जुमरे में आ जाते हैं। अच्छा, तो इससे फंड ज्यादा इकट्ठा होता है? बिल्कुल। गरीबों को और मुस्तहिकीन को ज्यादा माली मदद मिल सकती है। ये एक जबरदस्त समाजी हिकमत अमली है। समझ गई। अब यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम उन चीजों की फहरिस्त देखें जिन पर ज़कात देनी है तो उसमें नकद रकम शामिल है, बैंक में जो बचत पड़ी है वो शामिल है, फिर जो लोग कारोबार करते हैं उनकी इन्वेंट्री या सामान शामिल है। जी, तिजारती माल। इसके अलावा इस्तेमाल में आने वाले सोने चांदी के जेवरात, रिटायरमेंट फंड्स जैसे 401 के,
आजकल की क्रिप्टो करेंसी और वो उधार दिया गया पैसा जिसके वापस मिलने की पक्की उम्मीद हो। आपने बिल्कुल सही फहरिस्त बताई, लेकिन हमें उन चीजों को भी देखना है जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है। जी, ये भी इतनी ही अहम बात है। इसके पीछे एक बड़ा सादा सा असूल है, जो जायदाद सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए हो और जिसमें इजाफा या ग्रोथ ना हो रही हो, उस पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर इंसान का अपना घर। बिल्कुल, रहने का जाती घर चाहे करोड़ों का हो, उस पर ज़कात नहीं है। रोजमर्रा इस्तेमाल की गाड़ी, घर का फर्नीचर, कपड़े, या अगर कोई कारीगर है तो उसके औजार और मशीनें। आप देख रही हैं कि इस्लामी कानून किस तरह इंसान की बुनियादी जरूरियात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वाकई, जो चीजें रोजगार कमाने का जरिया हैं, उन पर बोझ नहीं डाला गया। तो चले, अब जरा कैलकुलेटर निकालने का वक्त आ गया है। जी, हिसाब किताब का वक्त। मरहलावार अगर देखा जाए तो ज़कात के लायक जितने भी असासे हैं, उनकी कुल मालियत को आपस में जोड़ा जाएगा और फिर इसमें से फौरी अदा किए जाने वाले जो बिल और कर्जे हैं, उनको माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। और जो रकम बचेगी उसे हम कहेंगे नेट असासे। और इस मुकाम पर सबसे अहम बात यह है कि अंदाजे से काम नहीं चलाना, तुक्के नहीं मारने। जी बिल्कुल, तुक्के नहीं मारने, बिल्कुल दुरुस्त हिसाब करना है। नेट असासों का ठीक 2.5% निकालना है। इसे आप कुल माल का 40वां हिस्सा भी कह सकती हैं। ठीक है, लेकिन जदीद दौर की सरमायाकारी का क्या होगा? आजकल तो लोग शेयर्स या हिस्सों में बहुत सरमायाकारी करते हैं, उसका हिसाब कैसे होगा? शेयर्स का मसला थोड़ा सा पेचीदा लगता है, लेकिन इसे 2 हिस्सों में तोड़कर समझा जा सकता है। अच्छा। पहला हिस्सा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आपने शेयर्स जल्दी मुनाफा कमाने की नीयत से खरीदे हैं, तो उनकी जो भी 100% मार्केट वैल्यू होगी उस दिन, उस पर 2.5% ज़कात होगी, चाहे वो नुकसान में ही क्यों न जा रहे हो। जी, मौजूदा वैल्यू पर। और दूसरी सूरत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी लंबे अरसे के लिए। जी, इस सूरत में कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे असासे होते हैं जिन पर ज़कात नहीं होती, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी। तो ज़कात सिर्फ कंपनी के लिक्विड असासों पर होगी। लेकिन चूंकि एक आम आदमी के लिए यह हिसाब लगाना मुश्किल है, तो उलमा ने एक आसान हल निकाला है। वो क्या हल है? एक महफूज तरीका यह है कि आप अपनी कुल तवील मुद्दती सरमायाकारी की कीमत का 25% हिस्सा निकालें और फिर इस 25% पर 2.5% ज़कात अदा कर दें। ये तो बहुत ही आसान और अमली हल है। चले, रकम तो निकल आई, अब मुस्तहिकीन कौन है ये जानना भी जरूरी है। जी, मुस्तहिकीन की फहरिस्त बहुत वाज़ेह है और उनकी हौसला अफजाई हो। बिल्कुल। और वो लोग भी शामिल हैं जो भारी कर्ज तले दबे हैं और वो इसे चुकाने की ताकत नहीं रखते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ रिश्तेदारों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जी, शरीयत उन रिश्तेदारों को ज़कात देने की बहुत खूबसूरती से तरगीब देती है जिनका खर्च आप पर फ़र्ज नहीं है, जैसे भाई, बहन, चाचा, खाला। हदीस की रोशनी में इन्हें ज़कात देने से दोहरा सवाब मिलता है। दोहरा सवाब? एक तो ज़कात अदा करने का और दूसरा सिला रहमी का, यानी रिश्तों को जोड़ने का। सुभान अल्लाह, ये कितना खूबसूरत पहलू है। लेकिन इन लोगों का जिक्र भी जरूरी है जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। जी, पाबंदियां भी हैं। हम मालदार लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, वालिदैन, दादा दादी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी परवरिश तो हमारा फर्ज है। इसी तरह अपनी औलाद को और शौहर या बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि नफ़का उनके ज़िम्मे होता है। और उमूमन गैर मुस्लिमों को भी ज़कात नहीं दी जा सकती सिवाय तालीफ़े क़ल्ब के। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें उन गलतियों से बचना है जो उमूमन लोग नादानी में कर बैठते हैं। और इस रिसर्च में खास तौर पर 5 आम गलतियों की निशानदेही की गई है। पहली गलती क्या है? पहली तो वही जिस पर हमने पहले जोर दिया कि बगैर दुरुस्त हिसाब किए सिर्फ अंदाजे से रकम निकालना, ये शरन ठीक नहीं है। और दूसरी गलती ये है कि लोग अपना टैक्स बचाने के चक्कर में हर उस चैरिटी को ज़कात दे देते हैं जो टैक्स में छूट देती हो। हालांकि ये जरूरी नहीं कि वो इदारा इस रकम को उन्हीं 8 हकदारों तक पहुंचा रहा हो। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और तीसरी गलती मेरे ख्याल में जेवरात के हवाले से है ना? जी, अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले सोने चांदी पर ज़कात नहीं है, जबकि फ़िक़्ह के मुताबिक अगर वो निसाब तक पहुँचते हैं तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ है।
और चौथी गलती भी लोग अक्सर अपने फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल, अपनी सहूलत के हिसाब से कभी सोने और कभी चांदी के निसाब को चुन लेना। हालांकि उसूली तौर पर वो निसाब चुनना चाहिए जिससे गरीबों का ज्यादा फायदा हो, यानी चांदी का निसाब। और पांचवी गलती? पांचवी और सबसे आम गलती यह है कि लोग ज़कात के एक इस्लामी साल यानी हौल की तारीख का कोई तहरीरी रिकॉर्ड ही नहीं रखते, बस याददाश्त पर भरोसा करते हैं। जी, और फिर तारीखें आगे पीछे हो जाती हैं और हिसाब गड़बड़ हो जाता है। वाकई ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। आज की इस गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये महज चंद उसूलों या नंबर्स और हिसाब किताब की कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसे अजीम अमल की कहानी है जो इंसान के माल को ही नहीं, पूरे माशरे को पाक करता है। ये सेशन वाकई मेरे लिए और यकीनन सुनने वालों के लिए एक बहुत ही यादगार तालीमी सफ़र था। मुझे भी बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल आखिर में मैं एक गहरी सोच छोड़ना चाहूँगा जो इसी मवाद से निकलती है। जी बताइए। हमने माल को पाक करने की बात की ना, लेकिन ज़रा सोचिए, जब हम साल में एक बार अपने तमाम असासों का बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाते हैं, एक एक पाई का, और फिर उसमें से ठीक 2.5% अलग करते हैं, तो क्या ये हिसाब किताब हमें ये एहसास नहीं दिलाता कि जो बाकी बचने वाला 97.5% माल है वो वाकई कितना ज़्यादा है? क्या ये अमल हमारी दौलत के साथ जो एक जज्बाती वाबस्तगी हो जाती है उसे कम करने का एक खामोश नफसियाती इलाज नहीं है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला सवाल है। उसने तो सोचने का जाविया ही बदल दिया है। और इसी गहरे सवाल और गौर व फिक्र की दावत के साथ हम आज के इस खूबसूरत और तफसीली जायजे को यहीं एक पुरवकार अंदाज में समेटते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।